हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 का विज्ञान का एक नया अध्याय और अंतिम अध्याय, जिसका नाम है पर्यावरण। तो ये हमारा 10वीं का विज्ञान का अंतिम अध्याय है, पर्यावरण। और इसे हम एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है? तो सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। आपको लिखना कुछ नहीं है। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर। आपको पता है कि हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, KMD सहारनपुर के नाम से। ठीक है? वहां पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और सारे लेक्चर भी मिल जाएंगे। वहां बीच में कोई भी एडवर्टाइज भी नहीं आता है, तो बच्चा जो है बिल्कुल भी पढ़ते हुए डिस्टर्ब नहीं होता है। तो हम इसे एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। आपका काम है सिर्फ ध्यान से समझते रहना। देखो बेटे, पर्यावरण में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण का मतलब क्या है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि माने चारों ओर, आवरण माने कवर। हम अपने चारों ओर से जिन भी वस्तुओं से घिरे हुए हैं, चाहे वे सजीव हों चाहे निर्जीव हों। आपको पता है कि हमारे चारों ओर बहुत सारी सजीव वस्तुएं अर्थात जीव जंतु और पेड़ पौधे भी हैं, और हमारे चारों ओर बहुत सारी निर्जीव वस्तुएं भी हैं। तो हम चारों ओर से जिन भी सजीव और निर्जीव घटकों से या वस्तुओं से घिरे हुए होते हैं, उन सभी वस्तुओं को ही कुल मिलाकर हम कहते हैं पर्यावरण। तो यदि कोई आपसे पूछता है पर्यावरण का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया पर्यावरण किससे मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण। इससे ही तो बना है, परि प्लस आवरण। अब देखो जरा ध्यान से, पर्यावरण वे सभी सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं होती हैं जो हमें चारों ओर से घेरे रखती हैं। ठीक है? जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। मतलब उन सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं से हम हमारा जीवन प्रभावित होता है। ठीक है? कैसे होता है अभी आगे बात करेंगे। और हम उनको प्रभावित करते हैं। तो पर्यावरण हमारे जीवन को प्रभावित करता है और हम पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है? एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं हम और पर्यावरण। बस पर्यावरण का मतलब ऐसे समझना है, परि प्लस आवरण। परि माने चारों ओर, आवरण माने कवर। हम चारों ओर से बहुत सारी सजीव वस्तुओं से घिरे हुए हैं और बहुत सारी निर्जीव वस्तुओं से। उन सबको मिलाकर ही पर्यावरण कहते हैं। जैसे जैसे जीव जंतु, हमारे चारों ओर जो जीव जंतु हैं वे पर्यावरण का ही हिस्सा हैं। पेड़ पौधे, हमारे चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं वे भी पर्यावरण का हिस्सा हैं। नदी भी, तालाब भी, पहाड़ भी, रेगिस्तान भी, शहर भी, गांव भी, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपने चारों ओर दिखाई देती हैं या महसूस होती हैं। उन सभी को हम कहते हैं पर्यावरण। आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया बेटे? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पर्यावरण के बाद हमें पता होना चाहिए अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ को हम कचरा भी कह सकते हैं, या तो अपशिष्ट पदार्थ कहो या फिर कचरा। क्या होता है अपशिष्ट पदार्थ? आपको पता होना चाहिए कि हम जिस भी पदार्थ का उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उस पदार्थ का उपयोग करने के बाद कुछ ना कुछ बच जाता है, यानी थोड़ा बहुत पदार्थ बच जाता है। उस बचे हुए पदार्थ को ही हम कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। जैसे मान लो आपने खाना बनाया और खाना आपने खा लिया। कुछ खाना तो ज्यादातर तो आपने खा लिया, पर बहुत सा खाना, कुछ खाना बच भी गया। तो वो खाना जो बचा हुआ है, बासी भोजन, वो भी अपशिष्ट पदार्थ है। आप बाजार से फल लेके आए, फल आपने खा लिए, उनके छिलके बच गए, जैसे केले के छिलके बच गए। जैसे सेब को आप छील के खा रहे तो सेब के छिलके बच गए। तो जो बच जाता है ना, आपने सब्जियां बनाई पर सब्जियों के छिलक बच गए, तो वे सब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। आपने दवाई खाई, दवाई की पत्ता बच गया, गोलियां खा ली आपने सारी, वो अपशिष्ट पदार्थ है। आपने दवाई पी, दवाई की बोतल बच गई, वो अपशिष्ट पदार्थ है। तो आप दैनिक जीवन में पदार्थों का प्रयोग करते हो। उन पदार्थों का प्रयोग करने के बाद पदार्थ का कुछ ना कुछ हिस्सा बच जाता है,
उस बचे हुए पदार्थ को ही हम कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ, या फिर आप कचरा भी कह सकते हो। तो देखो, किसी पदार्थ का उपयोग करने के बाद जो पदार्थ बच जाता है उसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे बासी भोजन बच जाता है ना, ये भी अपशिष्ट पदार्थ है। सब्जियों के छिलके, चाय की पत्ती, खाली डिब्बे, दूध की थैलियां, ये भी तो बच जाती हैं। रद्दी कागज, दवा की बोतल व दवा की स्ट्रिप्स यानी दवा के पत्ते, पुराने कपड़े, जूते आदि। ठीक है, ये सब होते हैं अपशिष्ट पदार्थ। हम अपशिष्ट पदार्थों को कचरा भी कह सकते हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि ये भी पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ भी क्या करते हैं? पर्यावरण को प्रदूषित। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो बेटे, अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो बच जाता है पदार्थ, किसी पदार्थ का प्रयोग करने के बाद उसमें से जो हिस्सा बच जाता है उसे हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, या फिर उसे हम कहते हैं और क्या? कचरा। अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, ये दो तरह का होता है। एक तो ऐसा होता है जो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, यानी अपघटित हो जाता है, और इस उसका सारे अवयव, सारे हिस्से धरती में मिल जाते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कभी समाप्ति नहीं होते, या फिर उनके अपघटित होने में हजारों साल लग जाते हैं। उन्हें दोनों को आपको नाम से जानना बहुत जरूरी है। तो जो पदार्थ अपघटित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपघटित हो जाते हैं, और दूसरे होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, जो अपघटित नहीं होते, समाप्त नहीं होते। ठीक है, अब इन्हें आप अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ भी कह सकते हो। कुछ किताबों में यही छपा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ये जो है ना, इसे को यहाँ लिख दिया, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, इन दोनों में अंतर क्या है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं? ये कुछ समय के बाद अपघटित हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं। और ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन से हैं? ये अपघटित नहीं होते हैं, या फिर इनके अपघटन में हजारों साल लगेंगे। जैसे अपघटित होने वाले कौन कौन से हैं? जैसे बासी भोजन। आपको पता है बासी भोजन कुछ दिनों बाद पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो मिट्टी में पूरा मिल जाएगा यदि गड्ढा खोद के आपने दबा दिया। सब्जियों के छिलके, चाय की पत्ती, चाय की पत्ती जो बची हुई है, चाय बनने के बाद जो छलनी में ऊपर रह जाती है, उस चाय की पत्ती की बात कर रहे हैं हम। गत्ते के डिब्बे, रद्दी कागज, पुराने सूती कपड़े आदि। तो ये जितने भी पदार्थ हैं, इस तरह के और भी पदार्थ आपके दिमाग में आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे हम गीला कूड़ा कहते हैं, गीला कूड़ा, और इधर जो है वो सूखा कूड़ा है। तो गीला कचरा या गीले अपशिष्ट पदार्थ या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, एक गड्ढा खोद के उसके अंदर दबा दो आप इन्हें, और आप जो है ना, कुछ महीने बाद गड्ढे को खोद के देखना, सारे गायब हो जाएंगे। ये सरल अवयवों में या सरल घटकों में टूट के मिट्टी में मिल जाएंगे, और मिट्टी को और भी ज्यादा उपजाऊ बना देंगे, यानी खाद का काम करेंगे। ठीक है, उर्वरक का काम करेंगे। और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ ये अपघटित नहीं होते हैं। जैसे दूध की खाली थैलियां, प्लास्टिक की बनी हुई है, अपघटित ही नहीं होने की। प्लास्टिक के डिब्बे, ये नहीं अपघटित होने के। दवा की बोतलें, स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स दवाई की पत्ते को कहते हैं ना। टूटे जूते, टेरिलीन नायलॉन के कपड़े आदि। ये टेरिलीन है, टे आना चाहिए था यहाँ, इस तय की जगह आना चाहिए था टे। टेरिलीन कोमा नायलॉन के कपड़े, ये भी सिंथेटिक होते हैं, ये भी अपघटित नहीं होते। तो इन्हें सबको गड्ढा खोद के जब आप दबाओगे ना, और आप 1 साल बाद चेक कर लेना, जो के तू निकलेंगे। और इन्हें जो है आप 2-3 महीने बाद चेक कर लेना, ये सारे अपघटित हो जाएंगे, ये नहीं होने के अपघटित। तो इसलिए तो कहा इन्हें जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब हमें पढ़ना है पारितंत्र। पारितंत्र को हम पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। क्या होता है पारितंत्र? ध्यान से समझो। आपको पता होना चाहिए
कि हम किसी विशेष स्थान को जब देखते हैं, जैसे किसी घास के मैदान को देख रहे हैं हम, या फिर किसी तालाब को देख रहे हैं, तो जब हम घास के मैदान को ही देख रहे हैं, चलो पहले उसकी बात करते हैं, तो घास के मैदान में बहुत जातियों के, अलग अलग जातियों के जीव उपस्थित होते हैं। जैसे बहुत सारे तो पेड़ पौधे होंगे वहां घास के मैदान में, बहुत सारे जीव होंगे अलग अलग तरह के, जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे वहां, जैसे वहां टिड्डे भी होंगे, जैसे वहां मेंढक भी होंगे, सांप भी होंगे, बिच्छू भी होंगे, ठीक है, गायें भैंस बकरी ये भी होंगे। तो किसी भी घास के मैदान को जब हम देखते हैं तो वहां अलग अलग जातियों के बहुत सारे जीव, जीव का मतलब जीव जंतु भी होते हैं और पेड़ पौधे भी होते हैं, ये सारे सजीव हैं, अलग अलग जातियों के जीव उपस्थित हैं। उन सभी जातियों के जीवों को यदि हम इकट्ठा करके बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं जैव समुदाय। क्या कहते हैं? जैव समुदाय। किसी विशेष स्थान पर उपस्थित जीवों का जो समूह होता है, चाहे वो जीव किसी भी जाति का है, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, गधा है, उन सभी जातियों के जीवों को जब हम इकट्ठा करके बोलेंगे तो हम उसे जैव समुदाय कहेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं कक्षा, क्लास, ठीक है। यदि मैं एक ही स्टैंडर्ड के हूं तो क्लास बोल दिया। और जब बहुत सारी क्लासेस यानी कक्षाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो हम उसे बोलते हैं स्कूल। तो स्कूल का मतलब जिसमें अलग अलग कक्षाओं के बच्चे इकट्ठे हों उसे आप स्कूल बोल रहे हो, विद्यालय बोल रहे हो या कॉलेज बोल रहे हो। इसी तरीके से जब अलग अलग जातियों के जीव इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसे स्कूल ना बोल के जैव समुदाय बोलते हैं। तो आपको किसी भी विशेष स्थान का जैव समुदाय देखना है। जैव समुदाय का उसके वातावरण से क्या संबंध है? तो जैव समुदाय और वातावरण का जो आपसी संबंध होता है, वातावरण तो निर्जीव होता है ना, वहां हवा कैसी है, वहां पानी कैसा है, वहां ताप कैसा है, यही तो है वातावरण, ठीक है। तो किसी भी जैव समुदाय का अपने वातावरण से जो इंटरेक्शन होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो संबंध होता है, उसे हम कुल मिलाकर कहते हैं पारितंत्र, ठीक है, या पारिस्थित तंत्र, या तो पारितंत्र कहो या पारिस्थितिक तंत्र कहो या इकोसिस्टम कहो। देखो जरा, किसी जैव समुदाय, समझ में आ गया जैव समुदाय का मतलब क्या होता है? बहुत सारे जीवों का समूह। किसी जैव समुदाय तथा अजैव वातावरण, वातावरण तो निर्जीव होता है, अजैव होता है, के संबंध को पारितंत्र कहते हैं। ये दोनों का मतलब कौन कौन? ये जैव समुदाय और अजैव वातावरण, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा जीवन के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। जैव समुदाय को जरूरत है वातावरण की और वातावरण को जरूरत है जैव समुदाय की। जैसे तालाब, तालाब का भी अपना पारितंत्र होता है। तालाब में जो जीव होंगे वे अलग तरह के होंगे, वहां वातावरण अलग तरह का होगा। चारागाह, चारागाह कहते हैं घास के मैदान को। खेत का कुछ पारितंत्र अलग होगा, वन का अलग होगा। वाटिका मतलब आपने कोई बगीचा लगा रखा है, उसका पारितंत्र अलग तरह का होगा, आदि सब पारितंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, पता चल गया पारितंत्र का मतलब क्या है। पारितंत्र में दो चीजें हैं, एक तो जैव समुदाय और एक अजैव वातावरण। इनका जो आपस में संबंध होता है उसे ही पारितंत्र कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पारितंत्र के घटक। पारितंत्र में कितने घटक होते हैं? तो ध्यान रखना है, किसी पारितंत्र में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। कितने घटक? दो। अभी हमने पढ़े ही हैं, एक तो जैव समुदाय, एक अजैव वातावरण। दो घटक में जो पहला घटक है वो है जैव घटक या जैवीय घटक, दूसरा घटक है अजैव घटक या अजैवीय घटक। जैव घटक में तो ये सारे जैव समुदाय आएगा और अजैव घटक में आएगा वातावरण। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। ले लिया? ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अब हम बात करते हैं जैव या जैवीय घटक के बारे में, जो नंबर 1 पर हमने पढ़ा था। इसे बायोटिक कंपोनेंट्स आप कह सकते हो। क्या होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स या जैवीय घटक? क्या होते हैं, ध्यान से समझना है। इनमें अनेक प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधे आते हैं। पोषण विधि के आधार पर जैव घटक निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैव घटक कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार के। इसमें सबसे पहले तो आते हैं उत्पादक या प्रोड्यूसर। ये उत्पादक या प्रोड्यूसर पता क्या होते हैं? ये हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे।
आपको पता है हरे पेड़ पौधे क्या कार्य करते हैं? सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलने का कार्य करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं पोषी होते हैं। इसलिए इन्हें हम कहते हैं उत्पादक, क्योंकि सौर ऊर्जा को भोजन में बदलने का कार्य ये हरे पेड़ पौधे ही करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं उत्पादक। ठीक है। अब पता है ये जो हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके जो भोजन बनाते हैं, वे सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते। इस दुनिया में जितने भी जंतु हैं, पेड़ पौधे तो वनस्पति हैं। जितने भी जंतु हैं, चाहे वो शाकाहारी है, चाहे मांसाहारी है, चाहे वो सर्वाहारी है, सारे जंतुओं के लिए भोजन बनाने की जिम्मेदारी इन हरे पेड़ पौधों के ऊपर ही है। कुछ तो डायरेक्टली पेड़ पौधों को ही खाते हैं जंतु जो शाकाहारी होते हैं, और कुछ मांसाहारी होते हैं, वे दूसरे जंतुओं को खाते हैं भोजन के रूप में। पर जिस जंतु को वे भोजन के रूप में खा रहे होंगे, उसने भी तो अपना पेट पेड़ पौधों से ही भरा होगा। इसका मतलब ये जो हरे पेड़ पौधे हैं, यानी जो उत्पादक हैं, इनकी जिम्मेदारी इस धरती पर रहने वाले हर एक जंतु के लिए भोजन का निर्माण करना है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। दूसरे होते हैं उत्पादक के बाद उपभोक्ता या कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में आते हैं सारे जंतु, और जंतु जो हैं वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे भोजन के रूप में दूसरे जीवों को खाने का कार्य करते हैं। ठीक है। तीसरे आते हैं अपघटक या डिकम्पोजर्स। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक या तो कवक होंगे, कवक का मतलब जिसे आप फंजाई कहते हो, और या फिर होंगे जीवाणु। ये बहुत छोटे छोटे जीव हैं, बहुत छोटे छोटे कवक और जीवाणु। जब कोई भी उत्पादक या उपभोक्ता मर जाता है, ठीक है, उसे किसी ने खाया नहीं, वो मर गया, तो उसका जो मृत शरीर है यानी डेड बॉडी, उसे सड़ाने गलाने का काम करते हैं कवक और जीवाणु, जिससे उसका शरीर में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं वे सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी को बना देते हैं उपजाऊ। तो कवक और जीवाणु यानी अपघटक यदि इस दुनिया में ना हो, तो हमारी पृथ्वी पर हर जगह ही मृत शरीर पड़े होंगे, जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के भी और जंतुओं के भी मृत शरीर पड़े होंगे। पूरी धरती पर डेड बॉडी हो जाएंगी बस हर जगह। तो इनका काम है सड़ाने गलाने का, खत्म करना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, तो हमने पढ़े 3 उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? उत्पादक की या प्रोड्यूसर्स की। अभी मैंने बता दिया आपको हरे पेड़ पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको उत्पादक कहा जाता है। इनको स्वयंपोषी या आत्मपोषी भी कहते हैं। तो आप इन्हें स्वयंपोषी या आत्मपोषी भी कह सकते हो। ठीक है। उत्पादक सूर्य की ऊर्जा को सीधे भोजन में बदलने का कार्य करते हैं। यह भोजन पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए ही होता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबके लिए होता है ये भोजन। तो आपको पता चल गया उत्पादक का क्या मतलब है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो उत्पादक पता चल गया, उत्पादक का मतलब हरे पेड़ पौधे। अब उत्पादक के बाद हम बात करेंगे नंबर 2 की, जिसे हम कहते हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर्स। तो उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये जंतु होते हैं और भोजन के रूप में दूसरे जीवों को खाते हैं। तो इसमें क्या लिखना है? ये परपोषी होते हैं, अर्थात भोजन के रूप में अन्य जीवों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। भाई परपोषी तो होंगे ही जब अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे और भोजन के रूप में दूसरे जीवों को खा रहे। इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है? उपभोक्ता, जो उपभोग करते हैं, यूज करते हैं किसी दूसरे को। इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। इनकी श्रेणियां हैं उपभोक्ता की। नंबर 1, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, ये शाकाहारी होते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। दूसरे होते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, ये खाते हैं इन्हें, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को। और तीसरे होते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, ये खाते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को। ठीक है। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक जगह घास का मैदान है, तो घास ने तो अपना भोजन स्वयं बनाया, घास को खा लिया मान लो एक टिड्डे ने,
घास को टिड्डे ने खा लिया, ठीक है, तो टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मान लो मेंढक ने खा लिया, मेंढक, और मेंढक को मान लो खा लिया सांप ने। अब आप ध्यान से समझ लो जरा इस बात को, मेंढक को किसने खा लिया? सांप ने। तो घास ने तो अपना भोजन अपने आप बनाया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, तो इसे तो मैं कहूंगा उत्पादक। क्या कहूंगा? उत्पादक। घास तो उत्पादक है। और टिड्डे ने घास को खाया, तो टिड्डा उत्पादक तो है नहीं, वो परपोषी है, यानी उपभोक्ता है, जो हमारा हेडिंग चल रहा है। तो ये प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। कौन सा है? प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। ये है टिड्डा, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, जो शाकाहारी होते हैं। अब मेंढक ने किसे खा लिया? मतलब टिड्डे ने तो घास को खाया था, मेंढक ने किसे खाया? टिड्डे को। तो मेंढक ने टिड्डे को खाया, तो मेंढक है हमारा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। और मेंढक को खा लिया फिर सांप ने, सांप है हमारा तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। बताओ समझ में आई क्या बात? तो इस तरीके से ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। ले लिया? ठीक है, आगे चलते हैं, चलो। तो सबसे पहले प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता की बात करते हैं। अभी ये मैंने वैसे समझा दिया, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, ये शाकाहारी जंतु होते हैं, जैसे टिड्डा था हमारा, जो भोजन के रूप में पेड़ पौधों या उनसे बने उत्पादों को खाते हैं। जैसे हिरन, बताओ हिरन शाकाहारी नहीं है क्या? जैसे खरगोश है, चूहा है, टिड्डा है, बकरी है, गाय है, हाथी है, तो ये सारे क्या हैं? शाकाहारी। ये भोजन के रूप में पेड़ पौधों को खाते हैं या पेड़ पौधों से बनने वाले उत्पाद को खाते हैं, जो भी, जैसे फल सब्जियां वगैरह, इन्हें हम कहते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? आपको अभी बता दिया, जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाएंगे। ये भोजन के रूप में शाकाहारी जंतुओं अर्थात प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाते हैं, अर्थात ये मांसाहारी होते हैं। जैसे जैसे सांप, मेंढक, छिपकली, मैना आदि, तो ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं। ठीक है। अभी आप यूं सोच रहे होंगे कि सर आपने जो ये सांप बताया, सांप तो आपने तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता बताया था, यहाँ आप द्वितीय श्रेणी के में लिख रहे हैं इसे। तो ऐसे बहुत सारे जंतु हैं जो कभी तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होंगे, कभी तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होंगे, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के बाद क्या आएगा बताओ? अब हमें पढ़ने हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तीसरे नंबर पर तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता या टर्सरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? टर्सरी कंज्यूमर्स या तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, आपको पता ही चल गया होगा। ये भोजन के रूप में द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं, अर्थात ये भी मांसाहारी होते हैं, जैसे चील, गिद्ध, शेर, बिल्ली आदि। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ कुछ बात सीखनी है आपको, नोट हेडिंग है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ध्यान से समझना। कुछ जीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इनको परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। परजीवी का मतलब जो दूसरों के ऊपर जीवित रहता हो, यानी अपने आप कुछ ना करता हो, भोजन भी दूसरों से ग्रहण करता हो और रहने की जगह भी दूसरों से ही ग्रहण करता हो, ऐसे ज्यादातर क्या होते हैं? परजीवी। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। अच्छा, कुछ जंतु एक से अधिक श्रेणी के उपभोक्ता हैं, जैसे मनुष्य, बिल्ली आदि। मतलब एक से अधिक श्रेणी में आ जाता है मनुष्य। मनुष्य तो घास भी खाता है ना, घास का मतलब, घास खाने का मतलब घास खाने का मतलब क्या है? मनुष्य पेड़ पौधों को या उनसे प्राप्त उत्पादों को खाता है, तो यहाँ तो वो शाकाहारी हुआ, यानी प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। पर मनुष्य तो अब मांस मछली भी खाने लग गया, पहले से ही खाता आ रहा था, तो मनुष्य यहाँ क्या हुआ? द्वितीय या तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। ऐसे ही बिल्ली है, ठीक है, सांप भी ऐसा ही है।
तो मतलब कहने की बात यह है कि कुछ जंतु एक से अधिक श्रेणी के उपभोक्ता हैं, जैसे मनुष्य, बिल्ली आदि। ये शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, मनुष्य और बिल्ली, इसलिए इनको सर्वाहारी कहते हैं। तो एक नया शब्द आया, सर्वाहारी। एक तो आपको इसे ध्यान रखना, परजीवी किसे कहते हैं और एक सर्वाहारी किसे कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो आगे चलते हैं। अब हमें सीखना है तीसरा पड़ाव। तीसरा जो घटक हमारा होता है वो होता है अपघटक। ठीक है, अपघटक को हम कहते हैं डीकंपोजर्स। ये हम जैवीय घटक की बात कर रहे हैं। पारितंत्र में दो तरह के घटक हमने पढ़े थे, जैवीय और अजैवीय। जैवीय घटक में तीन स्टेप पढ़े थे हमने, एक तो उत्पादक, एक उपभोक्ता और एक अपघटक, या अपघटक को अपघटन कर्ता भी कहते हैं। तो अपघटक की बात कर रहे हैं हम। जैवीय घटक में तीन हिस्से थे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक हमने पढ़ लिए, हरे पेड़ पौधे होते हैं। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स में हमने पढ़े तीन तरह के होते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। वैसे तृतीय श्रेणी से आगे भी मिल जाएंगी आपको जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे। तो अपघटक क्या होते हैं? ये सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे मृतजीवी कवक व जीवाणु। बताए थे ना, कवक और जीवाणु, बैक्टीरिया, जो उत्पादक एवं उपभोक्ता के मृत शरीर को सरल यौगिकों में अपघटित कर देते हैं, यानी उनकी डेड बॉडी को इस दुनिया में से खत्म करने का काम यही करते हैं। एक तो कवक और एक तो जीवाणु। ये हमारी धरती के सफाई कर्मचारी हैं, स्कैवेंजर्स। देखो, कवक और जीवाणु मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन यानी सफाई करते हैं। अपमार्जन माने सफाई करते हैं, इसलिए इन्हें अपमार्जक भी कहते हैं। यदि कवक और जीवाणु ना हो और डेड बॉडी को सड़ा गला के खत्म ना करें तो इस धरती पे तो लाश ही लाश होंगी हर जगह, पेड़ पौधों की और जानवरों की और मनुष्य की भी। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ले लिया करो स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो देखो बेटे, अब हम बात करेंगे अजैव या अजीवीय घटक की। भाई जैवीय घटक तो हमने पढ़ लिए। जैवीय घटक में हमने तीन तरह के पढ़े, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता माने सारे जंतु यानी जानवर। तीन तरह के हैं, उपभोक्ता प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। फिर हमने पढ़े अपघटक। अपघटक कौन है? कवक और जीवाणु, जो मृत शरीर को सड़ा गलाकर खत्म कर देते हैं इस दुनिया में से। ठीक है, अब हम बात करेंगे अजैव या अजीवीय घटक की या एबायोटिक कंपोनेंट्स की। तो पारितंत्र का जो अजैव या अजीवीय घटक होता है, इसमें निर्जीव वातावरण आता है जो जीवीय घटकों का नियंत्रण करता है, यानी उनके ऊपर कंट्रोल करता है। इनको निम्न घटकों में बांट सकते हैं। किसे? अजैव घटक को। नंबर एक तो है अकार्बनिक पदार्थ या लवण। अकार्बनिक पदार्थ या लवण में एक तो मिट्टी, फास्फोरस, गंधक, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि लवण। ये तो सारी मिट्टी और उसके अंदर पाए जाने वाले लवण हैं, खनिज हैं। जल भी अकार्बनिक पदार्थ है, और ये गैसें, गैसें भी जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? अकार्बनिक पदार्थ या लवण में। स्क्रीनशॉट लो। पहला घटक तो ये हुआ अजैवीय घटक का, पहला घटक तो ये हुआ, पहला कंपोनेंट। दूसरा होता है, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, जब मैं अगला पन्ना ले जाता हूं उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। दूसरा है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, लिपिड है, यूरिया है। ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं जो वातावरण का ही हिस्सा होते हैं। तीसरा है जलवायवीय कारक। जलवायवीय कारक में जैसे ताप कितना है, प्रकाश कितना है, वायु की स्पीड कितनी है, वायु में आर्द्रता कितनी है। स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हुए हमारे क्या? अजैवीय घटक के तीन घटक हुए। एक तो हुए लवण या अकार्बनिक पदार्थ, एक हुए कार्बनिक पदार्थ और एक हुए जलवायवीय कारक। ठीक है, अब आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा जो अब हमारे सामने आया। इस पे आप लिख लेना इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला या इसे आहार श्रृंखला भी कहते हैं।
खाद्य श्रृंखला या फूड चेन क्या होती है? खाद्य श्रृंखला या फूड चेन मतलब आप किसी भी पारितंत्र को देख लो। पारितंत्र आपके समझ में आ गया ना, क्या है? इकोसिस्टम। पारितंत्र का मतलब किसी विशेष स्थान पर जितने भी जीव जंतु हैं और जो वहां का वातावरण है, वे दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और उस दोनों चीजों को कुल मिलाकर यानी उनके बीच में जो संबंध होता है उसे हम कहते हैं पारितंत्र। जैसे घास के मैदान का एक अलग पारितंत्र होगा, तालाब का एक अलग पारितंत्र होगा, इसे हम क्या कहते हैं? पारितंत्र। अब देखो, मान लो किसी पारितंत्र में बहुत सारे जीव हैं और वे जीव भोजन के रूप में एक दूसरे को खाते हैं, यानी भोजन के लिए, या फिर भोजन के रूप में खा रहे तो ऊर्जा भी तो मिल रही होगी भोजन करने के बाद। तो भोजन और ऊर्जा के लिए किसी पारितंत्र के जीवों का आपस में जो संबंध होता है उस संबंध को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला। दोबारा सुनो भाई, किसी भी पारितंत्र में, चाहे वो घास का मैदान का पारितंत्र हो या तालाब का पारितंत्र हो, तो किसी भी पारितंत्र में बहुत सारे जीव होंगे और उन जीवों का एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध होगा। उन जीवों का एक दूसरे से क्या होगा? संबंध होगा। किस चीज को लेकर? भोजन को लेकर और ऊर्जा को लेकर। तो उस संबंध के कारण एक श्रृंखला हमें प्राप्त होगी। उस श्रृंखला को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला। देखो, भोजन या ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारितंत्र के जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। किस किस की आवश्यकताओं को पूरा करना है? भोजन की और ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारितंत्र के जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस निर्भरता की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसे ही हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। जैसे जैसे पहली खाद्य श्रृंखला देख लो आप। पहली खाद्य श्रृंखला में है कि हरे पेड़ पौधे थे, हरे पौधों को किसने खाया? टिड्डे ने खाया, और टिड्डे को किसने खा लिया? मेंढक ने। अब आपको पता है हरे पौधे यहाँ उत्पादक हैं, टिड्डा यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता है, और मेंढक है द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है, या द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कह दो। तो ये जो है भोजन के रूप में ही तो एक दूसरे से संबंध दिखाई दिया हमें, और इससे जो श्रृंखला हमें प्राप्त हुई उसे ही हमने क्या कहा? खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला। दूसरा उदाहरण देखो, हरे पौधे थे, हरे पौधों को हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खा लिया। बताओ, एक श्रृंखला नहीं बन गई क्या? उसके बाद हरे पौधों को खाया टिड्डे ने, और टिड्डे को खा लिया छिपकली ने, छिपकली को खा लिया सांप ने। बताओ, एक श्रृंखला नहीं बन गई क्या? एक चेन नहीं बन गई क्या? तो इस तरह होती है ये खाद्य श्रृंखला। इसमें क्या होता है? पारितंत्र के बहुत सारे जीव एक दूसरे के साथ एक संबंध बनाते हैं भोजन को लेकर और ऊर्जा को लेकर, जिससे प्राप्त होने वाली श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, अब हमें बात करनी है, ध्यान से समझना, बात करनी है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। देखो देखो, सबसे पहले हमारे पास हरे पेड़ पौधे हैं, ये हैं उत्पादक, जो हरे पादप हैं। ये सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा को लेते हैं और सौर ऊर्जा को लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाते हैं सारी दुनिया के लिए। अब इन हरे पेड़ पौधों को किसने खाया? हरे पेड़ पौधों को खाया किसी प्राथमिक उपभोक्ता ने, यानी जो शाकाहारी है। तो जब हरे पेड़ पौधों को प्राथमिक उपभोक्ता या प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता खाता है जो शाकाहारी है, तो ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है वो सिर्फ 10% होता है। देखो कितना लिखा हुआ है, 10%। सिर्फ 10% ऊर्जा ही यहां से यहां जाएगी, यानी 90% ऊर्जा जो क्या होगी? एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, वातावरण में। अब इसके पास एनर्जी चली गई, इसने शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता ने हरे पेड़ पौधों को खा लिया, यानी उत्पादक को। अब इसे जो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता है, इसे कौन खाएगा? इसे जैसे यहाँ शेर खा रहा, जो द्वितीय उपभोक्ता है मांसाहारी, तो इसकी बॉडी की एनर्जी का 10% ही जाएगा आगे। यानी हर एक स्टेप पर जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, स्थानांतरित ऊर्जा है, वो 10% ही होती है। यदि हरे पेड़ पौधों को डायरेक्टली कोई खाता है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा उसी में ही जाएगी। तो इसलिए हमें ज्यादातर शाकाहार का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शाकाहार यदि हम भोजन करेंगे तो उससे पता क्या फायदा होगा? उससे हमें मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त होगी। देखो इसका 10% यहाँ जा रहा, और इसमें तो कम है,
इसका 10% यहाँ जा रहा। तो हम आहार श्रृंखला में या खाद्य श्रृंखला में जितने पीछे लगे हुए होंगे ना, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी उतनी कम जाएगी, ध्यान रखना। तो इसलिए हरे पेड़ पौधों को खाना या उनसे बने उत्पादों को खाना ज्यादा उचित होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। पता चल गया यहाँ निष्कर्ष, पता क्या निकला कि खाद्य श्रृंखला के हर एक स्टेप में जो आगे की तरफ एनर्जी जाती है वो सिर्फ 10% जाती है, 90% वेस्ट हो जाती है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, आगे चल रहे, चलो देखो। हम इस ऊर्जा के स्थानांतरण को ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा किसने ली? उत्पादक ने, यानी हरे पेड़ पौधों ने। हरे पेड़ पौधों से ऊर्जा कहाँ गई? शाकाहारी जंतुओं में। शाकाहारी जंतुओं से ऊर्जा मांसाहारी में, और फिर शीर्ष मांसाहारी जो सबसे बड़े मांसाहारी हैं, ठीक है, यानी उच्च श्रेणी के उपभोक्ता हैं। ध्यान ये रखना है कि यहां से ऊर्जा 10% हो जाती है आगे, यहां से 10% आगे जाएगी, इससे 10% आगे जाएगी, इससे 10% आगे जाएगी। हर एक स्टेप पर एनर्जी कितनी पहुंचती है? अगले स्टेप पर 10% पहुंचती है सिर्फ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं। देखो बेटे, अब हम बात करेंगे, ये चीजें आपने पढ़ ली पहले ही, फिर भी हम दोबारा पढ़ रहे। खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर, कि खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है उत्पादक, प्रोड्यूसर। आपको पता है उत्पादक किसे कहते हैं? हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको उत्पादक कहा जाता है। उनको, ये मात्राएं सही कर लियो, क्योंकि पीपीटी बनानी मैंने अभी सीखी है, थोड़ी गलती हो जाती है टाइपिंग में। मतलब आपको पता है उत्पादक किसे कहते हैं? हरे पेड़ पौधों को, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तर में सबसे पहले उत्पादक आते हैं, नंबर 2 पर आते हैं उपभोक्ता। आपको पता है जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपितु ये भोजन के रूप में दूसरे जीवों को खाते हैं, इसलिए इनको उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता। फिर हमें पढ़ना है उपभोक्ताओं के प्रकार। उपभोक्ताओं के प्रकार में जो पहला है वो है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता। पता है आपको प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में कौन आएंगे? शाकाहारी जंतु जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे टिड्डा। प्राथमिक उपभोक्ता है चूहा, गाय, भैंस, ये सब क्या है? बकरी, हिरन, खरगोश आदि, ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता हैं। सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे चलते हैं, चलो। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद अगले नंबर पे आते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। सारी चीजें पढ़ा दी। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कह सकते हो आप इन्हें। ये वे मांसाहारी जंतु होते हैं जो भोजन के रूप में प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे मेंढक। द्वितीयक उपभोक्ता है बाघ, मांसाहारी मछलियां, शेर, बिल्ली, कीट भक्षी पक्षी, सांप, लोमड़ी आदि। तो ये सब क्या है? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं या द्वितीयक उपभोक्ता। इनके बाद फिर आते हैं तीसरी श्रेणी के यानी तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर्स। ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाने वाले जंतु हैं, जैसे सांप, पक्षी आदि। ठीक है। उसके बाद है उच्च मांसाहारी। इसके बाद उच्च मांसाहारी भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो यहां तक पढ़ा था ना हमने। इनमें वे मांसाहारी जंतु आते हैं जो दूसरे जंतुओं को तो मारकर खाते हैं, परंतु इनको कोई मारकर नहीं खाता है। ये हैं उच्च मांसाहारी या उच्च श्रेणी के उपभोक्ता, जिन्हें कोई नहीं खाने का मरने के बाद, पर वे दूसरों को खाएंगे। जैसे गिद्ध है, गिद्ध को कोई नहीं खाता। जैसे शेर है, इन्हें कोई नहीं खाता। इनके मरने के बाद इनका मृत शरीर जो बचता है ना, उस मृत शरीर का अपघटन करते हैं, अपघटक यानी कवक और जीवाणु। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो नंबर 3 पर आपको समझ में आ गया होगा पहले ही। नंबर 3 पर हम बात करेंगे अपघटक की या अपघटन कर्ता की। ठीक है, डिकम्पोजर्स की।
ये सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे मृतजीवी, कवक व जीवाणु। ध्यान रखना, कवक और जीवाणु। ये उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मृतक शरीर एवं अपशिष्ट पदार्थों को सरल यौगिकों में अपघटित कर देते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? ये है अपघटनकर्ता। उसके बाद हम बात करेंगे आहार श्रृंखला में पोषी स्तर कि जो हमारी खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला है उसमें पोषी स्तर कौन कौन से होते हैं। आपको पता ही है कि सबसे पहले होते हैं आहार श्रृंखला में उत्पादक। उत्पादक को कौन खाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। और फिर उन्हें तृतीय उपभोक्ता खाते हैं। अब यदि आप यहाँ एक लाइन खींच के ऊपर लिख दोगे तृतीय उपभोक्ताएं जो हैं, यदि वे मरेंगे, जैसे मान लो शेर या गिद्ध है ये, तो उसका कौन उसे खत्म करेंगे? अपघटक। कौन खत्म करेंगे? अपघटक या अपघटनकर्ता, ऐसे लिख सकते हो आप यदि लिखना चाहो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आपको पता चल गया आहार श्रृंखला में पोषी स्तर ये होते हैं। इसे हमने एक पिरामिड से दिखा दिया, पिरामिड द्वारा प्रदर्शित कर दिया। स्क्रीनशॉट लेते रहा करो। देखो, खाद्य श्रृंखला के कुछ उदाहरण देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के उदाहरण। खाद्य श्रृंखला में 3 खाद्य श्रृंखला आपको यहां नजर आ रही होंगी, ध्यान से देखना तीनों खाद्य श्रृंखला को। जैसे खाद्य श्रृंखला ए है, ए में क्या हुआ कि ये जो हरे पेड़ पौधे हैं इन्हें खाया किसने? हिरन ने। ये हिरन ही तो है, और हिरन को किसने खाया? शेर ने। तो एक खाद्य श्रृंखला तो ये हुई, इसमें ये तो उत्पादक है, ये है प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, और ये हो गया द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता या उच्च श्रेणी का उपभोक्ता। दूसरी खाद्य श्रृंखला देखो, दूसरी खाद्य श्रृंखला में हमारी घास है, घास या हरे पेड़ पौधे। इसे खाया किसने? किसी कीट ने। कीट पतंगा है कोई, कीट पतंगे को खाया किसने? मेंढक ने। मेंढक को खाया किसने? सांप ने। और सांप को खाया किसने? गिद्ध ने या बाज ने। ठीक है, तो ये तो हुआ उत्पादक, और ये हुआ प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और उच्च श्रेणी का उपभोक्ता या उच्च मांसाहारी। अब यहां देखो जरा तीसरी खाद्य श्रृंखला, इसमें हमारे पास घास है, घास फूस जो भी है, झाड़ियां, इन्हें खाया बिच्छू ने, और बिच्छू को खा लिया फिर मांसाहारी मछली ने, और मछली को खा लिया फिर किसने? बगुले ने। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना, ये सब क्या है? खाद्य श्रृंखलाएं हैं। खाद्य श्रृंखला इसके अलावा भी कई तरह की हो सकती हैं। आप अपने दिमाग से सोचकर खाद्य श्रृंखला बना सकते हो, जैसे तालाब की, घास के मैदान की। इसके अलावा भी आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया आ रहे होंगे कि सर मैं भी बना दूंगा खाद्य श्रृंखला। तो जो भी आपके दिमाग में आइडिया आता है वो बिल्कुल सही होगा, यदि यहाँ तक आपने ठीक ठाक समझा है। आप अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं बना सकते हो अपने दिमाग से। अब जैसे मान लो एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि खाद्य श्रृंखला के उदाहरण बताओ, तो आपको ये चित्र नहीं बनाने, ये तो चित्र आपको समझाने के लिए है। आपको तो सिर्फ नाम लिखने हैं कि खाद्य श्रृंखला में पेड़ पौधों को खाया किसने? हिरन ने। तो आप पहले तो लिख दो पेड़ पौधे, और फिर लिखो हिरन, और फिर तीर का निशान लगा के शेर लिख दो या बाघ लिख दो। बताओ समझ में आ रहा क्या? तो खाद्य श्रृंखला जब आप एग्जाम में लिख कर आओगे तो नाम लिखने हैं आपको, चित्र नहीं बनाने। चित्र बनाने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे खाद्य जाल की। देखो क्या होता है खाद्य जाल या आहार जाल, या कहते हैं फूड वेब। जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती है ना, तो उनके मिलने से बनता है खाद्य जाल, जैसा कि यहाँ है। अभी मैं इसे समझाऊंगा, पहले डेफिनेशन देख लो। किसी पारितंत्र की अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को आहार जाल या खाद्य जाल कहते हैं। तो इसमें देखो बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, और ये आपस में एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। तो इस सारे सिस्टम को हम कहेंगे खाद्य जाल। एग्जाम में यदि खाद्य जाल लिख कर आना है तो आपको इनके नाम लिखने, सारे जंतुओं के चित्र नहीं बनाने, क्योंकि वो चित्रकला का पेपर नहीं है, वो विज्ञान का पेपर है। वहां आप नाम से समझा दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे देखो, एक खाद्य श्रृंखला है हरी घास। हरी घास को खाया
बिच्छू ने या कीट पतंगों ने? कीट पतंगों को खा लिया, फिर मछली ने। मछली देखते रहना, अभी यहां से जा रही है मछली। मछली को खाया, फिर मछली को किसने खाया? मछली तक ये खत्म हो गया काम सारा। मछली इसे भी खा रही यहां से, ये कोई जलीय जीव है छोटा, उसे भी खा रही मछली। ठीक है, अब आ जाओ आप, यहाँ घास है। घास को, घास जो है इसे ये कीट पतंगे खा सकते हैं। इस घास को चूहा भी खा सकता है। देखो एक दूसरे से संबंधित होगी ना। जैसे इस घास को मेंढक खा सकता है और इस कीट पतंगों को चिड़िया खा सकती है। अब मेंढक को इधर सांप भी खा सकता है और मेंढक को इधर ये जलीय जीव भी खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये सांप है, सांप को गिद्ध भी खा सकता है और सांप को इधर मोर भी खा सकता है। तो एक खाद्य श्रृंखला में से ही दूसरी खाद्य श्रृंखला बीच में से ही ब्रांच निकल रही। तो ये खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे को संबंध रखती हैं एक दूसरे से, और इनका बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं का जो आपस में संबंध बनता है ना, उससे एक जाल बन जाता है। उस जाल को ही हम कहते हैं खाद्य जाल। ठीक है, जैसे इस घास को चूहे ने खाया, चूहे को मर्जी या सांप खा ले, चूहे को उल्लू भी खा ले, चूहे को चाहे तो लोमड़ी खा ले, चूहे को जो भी चाहेगा वो खा लेगा। तीन जनों को तो खाते हुए यहीं दिखा रखा चूहे को। अब क्या हुआ कि जैसे अगली खाद्य श्रृंखला में चलो, घास को किसने खाया? खरगोश ने। खरगोश को खाया किसने? लोमड़ी ने। ठीक है, लोमड़ी को किसने खाया? शेर ने। इसी तरीके से इस घास को हिरन भी खा सकता है, हिरन को फिर लोमड़ी खा सकती है। इसी तरीके से इस घास को किसी गधे ने खाया और गधे को कौन खा सकता है? शेर। मतलब कहने की बात यह है कि जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं हम देख रहे हैं ना, तो वे खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ रही हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि इस चूहे से एक ही खाद्य श्रृंखला आगे बनेगी, चूहे से तो तीन खाद्य श्रृंखलाएं बन रही आगे। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सर ये नीले नीले रंग की लाइनें क्यों खींच रखी? नीले रंग की लाइनें इसलिए खींच रखी क्योंकि इस नीली लाइन के नीचे जितने भी हैं वे सब उपभोक्ता हैं, सॉरी उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर्स, हरे पेड़ पौधे। इसके ऊपर जब जाते हैं तो इसके ऊपर आ गए हैं क्या? द्वितीय प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। ठीक है, इसे घास को आप यहीं बना लेना, यहां से एक तीर का निशान सीधा जाएगा ऊपर। ठीक है, यहां मतलब टिड्ढा आना चाहिए था, गलत बन रहा डायग्राम, मिस्टेक हो जाती है ना बुक में। तो क्या हुआ कि ये तो उत्पादक हैं और ये है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, और ये जो बीच में आए ये है द्वितीय उपभोक्ता, और ऊपर आगे उच्च श्रेणी के उपभोक्ता सारे। ठीक है, तो इस तरीके से है बेटे, स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। इसे कहते हैं खाद्य जाल। जब बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं या खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से संबंध बनाती हैं तो एक जाल बन जाता है, एक वेब बन जाता है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे आहार श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या डिफरेंस है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल कह दो आप। आहार श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला भी कह सकते हैं, और खाद्य जाल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है? देखो जो खाद्य श्रृंखला है यह सरल श्रृंखला होती है, आपको पता है एक श्रृंखला चलती जा रही, और यह एक जटिल श्रृंखला होती है, इसमें बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में मिल रही, कॉम्प्लेक्स। कितना मुश्किल सा लग रहा था अभी डायग्राम जो हमने देखा। नंबर 2, एक जीव का संबंध उसी आहार श्रृंखला के जीवों से होता है इसमें, खाद्य श्रृंखला में। और यहाँ देखो, यहाँ एक जीव का संबंध दूसरी आहार श्रृंखला के जीवों से भी होता है। तो एक जीव का संबंध दूसरी आहार श्रृंखला के जीवों से भी होता है। चूहे को पता नहीं कौन कौन खा रहा था, कितनी श्रृंखलाएं निकल रही थी चूहे में से। नंबर 3, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक एक सीधी कड़ी के रूप में होते हैं कि भाई हाँ ये उत्पादक है, ये उपभोक्ता है, ये अपघटक है। और यहाँ उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक का संबंध जाल के रूप में होता है। किसके रूप में? जाल के रूप में। नंबर 4, ऊर्जा का प्रवाह एक पथिक होता है, यानी एक ही तरफ को, एक ही रास्ते पे को ऊर्जा चलेगी, यानी भोजन। और यहाँ ऊर्जा का प्रवाह बहुपथिक होता है, यानी ऊर्जा के ट्रांसफर होने के कई सारे रास्ते हैं, कई सारे रास्ते। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया बेटे? अब हमें पढ़ना है ओजोन परत एवं उसका क्षय। ओजोन परत एवं उसका क्षय बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमारी धरती है,
हमारी धरती है और धरती के ऊपर जो हमारी पहली परत है हवा की उसे हमने कहा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में पाई जाती है ओजोन की परत। और ये ओजोन की परत क्या करती है, पृथ्वी पर आने वाले अल्ट्रावायलेट लाइट को रोकती है। देखो अल्ट्रावायलेट लाइट तीन तरह की होती है। एक तो होती है अल्ट्रावायलेट ए, ये तो धरती पे पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक होती है अल्ट्रावायलेट बी, ये खतरनाक है हमारे लिए। अल्ट्रावायलेट बी को रोकने का काम करती है ओजोन की परत, ठीक है। तीसरी होती है अल्ट्रावायलेट सी, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसे तो स्ट्रेटोस्फेयर परत ही हवा की रोक देती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो ओजोन की परत है वो पृथ्वी पर आने वाले अल्ट्रावायलेट लाइट यानी पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसलिए ओजोन की परत जरूरी है। पर जो धरती पे हम चला रहे फ्रिज, एसी, कार, बस, ट्रक और आग बुझाने के उपकरण इस्तेमाल कर रहे, इनसे एक विशेष गैस निकलती है जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CF2Cl2। ये इसका फार्मूला होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। इस गैस को हम फ्रेओन गैस भी कहते हैं। तो फ्रेओन गैस उत्पन्न कर रहे हैं हम धरती पर, जब हम धरती पे फ्रिज या रेफ्रिजरेटर चला रहे, जब हम एसी चला रहे, जब हम बहुत सारे वाहन चला रहे या आग बुझाने के यंत्र चला रहे, उन सब से CF2Cl2 यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बनती है। और देखो यहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गई और उसने ओजोन की परत को खत्म कर दिया। यहां से गई खत्म कर दिया, यहां से गई खत्म कर दिया। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक खतरनाक गैस है ओजोन परत के लिए। ये ओजोन परत को खत्म कर देगी। और जब ओजोन परत खत्म हो जाएगी तो धरती पे ये वाली अल्ट्रावायलेट लाइट आएगी, अल्ट्रावायलेट बी। और ये अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी प्रकाश हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये चित्र बना के आना है आपको, कलरफुल बनाने की जरूरत नहीं, पृथ्वी बनाओ, ठीक है। वहां नीचे लिखो आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये चाहे ऐसे लिख दो चाहे फार्मूले से लिख दो। उसके ऊपर हवा की एक परत दिखाओ ट्रोपोस्फेयर, एक परत दिखाओ ओजोन की लेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। आप बताओ कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट सी टाइप की है उसे तो स्ट्रेटोस्फेयर नहीं रोक लिया, अल्ट्रावायलेट बी है वो उसे किसने रोका, ओजोन की परत ने। पर आप यदि ओजोन की परत को खत्म कर दोगे तो ये अल्ट्रावायलेट बी धरती पे आ जाएगी और खतरनाक होगी हमारे लिए। एक होती है अल्ट्रावायलेट लाइट ए, तो ए वाली ज्यादा खतरनाक नहीं होती, ठीक है। ये चित्र बनाना है आपको। उसके बाद लिखना क्या है, देखो ओजोन परत एवं उसका क्षय में पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर ऊपर ओजोन यानी O3 गैस की एक परत पाई जाती है, जो पृथ्वी पर खतरनाक पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। इसका निर्माण ऑक्सीजन गैस से होता है, कैसे होता है अभी बताऊंगा। तथा इसका क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, जो फ्रिज से उत्पन्न होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसी से, अग्निशमन से, वाहनों आदि से निकलती है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं चलो। देखो बेटे, ऑक्सीजन गैस से कैसे उत्पन्न होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑक्सीजन है, अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में ही इस तरह टूट जाती है O+O में, दो नवजात ऑक्सीजन बन गई। अब ये ऑक्सीजन गैस उनमें से किसी एक नवजात ऑक्सीजन गैस के साथ जुड़ेगी और बन जाएगी O3 यानी ओजोन। तो ऐसे बनती है ओजोन की परत, ठीक है। हवा में ऑक्सीजन तो है ही और अल्ट्रावायलेट लाइट ऊपर से आ ही रही, तो वे अल्ट्रावायलेट लाइट की हेल्प से ही ऑक्सीजन हमारी O3 यानी ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। यहां देखो ये इंपॉर्टेंट है, पराबैंगनी किरणों से हानियां। पहली हानि त्वचा का कैंसर तथा त्वचा का अन्य विकार। तो हमारी स्किन में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं पैदा, किससे, पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट लाइट से। इसलिए धरती पे आना उनका हानिकारक है, इसलिए ओजोन की परत अल्ट्रावायलेट लाइट को रोक देती है। नंबर 2, नेत्रों के कॉर्निया को अपारदर्शी कर देता है, जिससे अंधापन उत्पन्न हो जाता है। तो हमारे नेत्र में कॉर्निया होता है, आपको पता है, कॉर्निया को अपारदर्शी कर देगा। कॉर्निया लेयर होती है ना आंख के आगे की, ठीक है। जब वो अपारदर्शी हो जाएगी तो दिखना ही बंद हो जाएगा, धुंधलापन आ जाएगा एकदम। नंबर 3, जीनी विकार। ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट हैं ये हमारे जीन्स को डिफेक्ट कर देती हैं, डिफेक्टेड कर देती हैं जीन्स को, ठीक है। कैसे, देखो मैं बता रहा। सबसे पहली बात तो हम इसके बारे में करेंगे, त्वचा के कैंसर के बारे में।
आपको पता है कि जब हमारे शरीर के ऊपर, यह एक मनुष्य का शरीर है और इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ी, तो अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करती हैं, हमारी कोशिकाओं पर टकराकर कोशिका विभाजन की क्रिया को बहुत तेज कर देती हैं। और जब कोशिका विभाजन की क्रिया बहुत तेज हो जाएगी तो कोशिका विभाजन में जब अनियंत्रित रूप से वृद्धि होगी तो अनियंत्रित वृद्धि को ही हम कहते हैं कैंसर। क्या कहते हैं? कैंसर। ठीक है, तो कैंसर इस तरह होता है त्वचा का। उसके बाद जीनी विकार, आपको पता होना चाहिए कि हम जो है, मान लो मनुष्य है या कोई भी जानवर है, कोई भी जीव जंतु है, पेड़ पौधा, मनुष्य का शरीर होता है या हर एक जीव का शरीर होता है और शरीर में बहुत सारे होते हैं अंग। ठीक है, यदि हम अंग में जाते हैं तो किसी भी अंग में बहुत सारे क्या होते हैं? ऊतक। और ऊतक के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? कोशिका। क्या होती हैं? कोशिका। और कोशिका में भी यदि आप अंदर जाओगे तो कोशिका के बिल्कुल बीच में होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। यदि केंद्रक के भी अंदर जाओगे तो केंद्रक में इस तरह के धागे से पड़े होते हैं बहुत सारे। इन धागों को हम कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। अब गुणसूत्र के भी ऊपर जाओगे तो गुणसूत्र के ऊपर लगे होते हैं बहुत सारे जीन्स। ये लगे होते हैं जीन्स। जीन्स कह दो या कारक कह दो, या कारक। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इन्हें कारक कहा था। तो ये जो जीन्स और कारक किसी गुणसूत्र पे ऐसे लगे हुए जैसे मोती हो माला में, तो इन जीन्स का काम यह है कि ये माता पिता के लक्षण संतान में ले जाने का कार्य करते हैं। ये जीन्स, इनका कार्य है माता पिता के लक्षणों को, गुणों को संतान में लेके जाने का कार्य करना। अब क्या हुआ? अल्ट्रावायलेट लाइट हमारी कोशिका के केंद्रक के गुणसूत्रों पर जाकर टकराई यदि, तो ये जीन्स में डिफेक्ट आ जाएगा इनमें। और जीन्स में डिफेक्ट आ जाएगा तो उससे क्या होगा? जो संतान उत्पन्न होगी अगली पीढ़ी में, वो संतान में कमियां होंगी, अलग अलग तरह के डिफेक्ट होंगे। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे ना, तो परमाणु बम गिरने से क्या हुआ कि जो रेडियो एक्टिव किरणें उनके जीन्स के ऊपर टकराई तो उन्हें लगा कि हम बच गए, पर वे बचे नहीं थे, उनकी अगली पीढ़ियां सारी खराब हो गई थी। अब वहां जो जापान में बच्चे पैदा होते हैं हिरोशिमा और नागासाकी के आसपास, वे बच्चे किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी की एक आंख नहीं है, बहुत सारे डिफेक्टेड बच्चे पैदा होते हैं वहां। तो वे डिफेक्टेड बच्चे इसलिए पैदा हो रहे क्योंकि उस समय जो लोग थे उनके जीन्स ही डिफेक्टेड हो गए थे। उनके जीन्स क्या हो गए थे? डिफेक्टेड। समझ में आई बात? तो ध्यान रखना है आपको कि जीनी विकार क्या होता है, जेनेटिक डिफेक्ट क्या होता है। उसके बाद प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, यानी बीमारियों से लड़ने की पावर भी हमारी कमजोर होती है अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से। उसके बाद जलीय खाद्य श्रृंखला विचलित, जो जल की यानी तालाब की, समुद्र की, नदियों की जो खाद्य श्रृंखला है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है अल्ट्रावायलेट लाइट से। नंबर 6, वर्षा का पैटर्न परिवर्तित, जो बारिश का पैटर्न है कि इस समय बारिश होनी है, अब बारिश का मौसम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है अल्ट्रावायलेट लाइट से। तो अल्ट्रावायलेट लाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। चलो आगे आते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कचरा प्रबंधन की। ये तो बहुत आसान सा टॉपिक है। कचरा कहते हैं अपशिष्ट को, प्रबंधन माने हमें कचरे का क्या करना चाहिए। आपको पता है कचरा दो तरह का होता है, एक तो गीला, एक तो सूखा। गीला कचरा उसे कहते हैं जो जैव अपघट्य होता है, ठीक है, या जैव निम्नीकरणीय, जो गल सड़ के खत्म हो जाता है, उसे गीला कचरा कहो या जैव अपघट्य कहो या फिर जैव निम्नीकरणीय कहो। और एक होता है सूखा कचरा। सूखा का मतलब जो जैव अपघट्य नहीं है, ठीक है, जैव अनअपघट्य कहो या जैव अनिम्नीकरणीय कहो या अजैव निम्नीकरणीय कहो, मर्जी आपकी। नॉन डिकम्पोजेबल, एक तो डिकम्पोजेबल है और एक है नॉन डिकम्पोजेबल, उसे सूखा कचरा कहते हैं। जैसे प्लास्टिक का सामान, थैलियाँ, ठीक है, कांच, ये चीजें तो नहीं गलने की, कभी सड़ने की, खत्म नहीं होने की, हजारों सालों में होंगी, तो इन सबको हम कचरा कहते हैं। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थ अर्थात कचरा भी बढ़ता जा रहा है, पता है ना इस बात का। अतः कचरे को बढ़ने से रोकने के लिए हमें निम्न प्रबंध करने चाहिए। क्या करना चाहिए? नंबर 1, वैसे तो आपको बहुत सारे रास्ते पता हैं, आप इसमें ऐड कर लेना। जैव अपघटित होने वाले कचरे को गड्ढे में दबाना चाहिए, वो तो खाद बन जाएगा। नंबर 2, पॉलीथीन के प्रयोग के स्थान पर कपड़े का थैला प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। नंबर 3,
प्लास्टिक के सामान का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, जैव अपघटित न होने वाले सामान को रिसाइकल के लिए देना चाहिए। तो जो जैव अपघटित नहीं हो सकता उसकी क्या करनी चाहिए? रिसाइकलिंग। क्या करनी चाहिए? रिसाइकलिंग। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली कंप्लीट हो गया। हमने पूरा पढ़ लिया पर्यावरण के बारे में और उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में आया है तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में दिल बना दो, आग बना दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो, ठीक है। और अब हमारे पास जो विज्ञान के न्यूमेरिकल्स बचे हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के तो आपको करा दिए थे। यदि भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल्स बचे हैं तो मैं उन्हें एक ही वीडियो में सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको करा दूंगा, ठीक है बेटे। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।